नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के डिजिटल ऐप पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमें क्या समझना है? मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ये हैं कि इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं और इनको यूज किस तरह से करना है, इनके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो किस तरह से सोल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये मोल अवधारणा होता क्या है, मोल वर्ड का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहली बात, मोल जो होता है वो होती है इकाई। किसकी? पदार्थ की मात्रा की, SI इकाई कि पदार्थ की मात्रा जो होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो SI मात्रक, पदार्थ की मात्रा का जो होता है वो है मोल। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट कौन होता है? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा SI यूनिट में हम मोल में नापते हैं। अब ये मोल का कॉन्सेप्ट आया क्यों, इसकी नीड क्यों पड़ी? तो सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे समझते हैं कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज आपके पास ये चौक है। अब इस चौक को अगर हम लोग तोड़ेंगे, क्रश करेंगे, तो इससे बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे। अब मैंने आपको पूछा कि इस चौक के अंदर कितने पार्टिकल हो सकते हैं। अब गिनना पॉसिबल नहीं है, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, अरबों खरबों हो सकते हैं। तो इसकी काउंटिंग किस तरह से की जाए? तो एग्जैक्टली हम लोग बात करते हैं, इस चीज को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बनाया। हमने बोल दिया कि सपोज ये एक मोल पदार्थ है, इसकी अमाउंट हमने फिक्स कर दी कि ये एक मोल पदार्थ है या एक मोल चौक है। अब इस एक मोल चौक को अगर आप तोड़ोगे तो इसमें से जो पार्टिकल निकलेंगे वो एक निश्चित संख्या में होंगे। अब कितने भी होंगे, कुछ संख्या तो होगी, कितने करोड़ हो सकते हैं, कितने अरब हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो एक निश्चित संख्या है, ये वैल्यू जो होती है ये होती है आवोगाद्रो नंबर के बराबर। सिंपल सा मतलब ये कि अगर आपके पास एक मोल पदार्थ है तो इस एक मोल पदार्थ के अंदर कितने एटम्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, इसकी संख्या हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि एक मोल पदार्थ के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो आप कहेंगे एक मोल पार्टिकल्स या एक मोल पदार्थ के अंदर पार्टिकल्स की संख्या निश्चित होती है, जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे ही आवोगाद्रो ने अपने नाम पर आवोगाद्रो संख्या कहा। थोड़ा सा समझते हैं इसको। क्या कि अगर आपके पास कोई एक मोल पदार्थ है, एक मोल पदार्थ में, अब एक मोल पदार्थ कुछ भी हो सकता है, तो एक मोल पदार्थ में पार्टिकल्स मतलब कणों की संख्या, पार्टिकल्स मतलब कणों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है, जो कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो साइंटिस्ट का नाम था, तो उसके नाम पर इसे आवोगाद्रो संख्या, इसको शॉर्ट में Na से भी लिखा जाता है, आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। क्लियर? तो सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपके पास कोई भी पदार्थ हो, अगर उसकी मात्रा आपने एक मोल दे दी तो उसके अंदर पार्टिकल्स हमेशा फिक्स होंगे। कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? जिसे आवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। तो अगर मैं पूछूं इस एक मोल चौक के अंदर कितने पार्टिकल निकलेंगे, तो आप सीधा सा कह सकते हैं सर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। क्लियर? आपको पूछा जाए इस एक मोल बोर्ड है, इस एक मोल बोर्ड को तोड़ दिया तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल निकलेंगे। कितने पार्टिकल निकलेंगे? इतने पार्टिकल निकलेंगे। तो सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कोई भी पदार्थ हो, अगर उसका अमाउंट एक मोल हो तो उसके अंदर पार्टिकल की संख्या निश्चित होती है।
कितनी होती है ये किसने बताया? ये बताया था आवोगाद्रो नामक साइंटिस्ट ने, और उसी के नाम पर इस निश्चित संख्या को क्या कहा गया? आवोगाद्रो संख्या कहा गया। आई थिंक इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इसको एक बार देखें, कॉपी करें, फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस मोल को निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लियर? तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे का कंक्लूजन, कि अगर आपको पूछा जाए आवोगाद्रो संख्या क्या है, आवोगाद्रो संख्या क्या है? आवोगाद्रो संख्या इसको लिखा जाता है Na और ये कितनी है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बहुत बार ये होता है कि कंफ्यूज हो जाए हम लोग, तो याद करने के लिए एक्चुअली इस 6.022 को बहुत बार 6.023 भी लिखा जाता है, ताकि आपको इजीली कैसे याद रहे कि सर ये 23 ही यहां पावर भी है। क्लियर? बट एग्जैक्ट वैल्यू वैसे जो आपको मिलेगी वो ये होती है। क्लियर है? और 6.022 को 6.023 भी लिख दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो इसको 6 इंटू 10 की पावर 23 भी याद रख सकते हैं, रफली एक ही बात है। आप रफली चाहो तो इसको लगभग 6 इंटू 10 की पावर 23 भी याद रख सकते हो। वो तो डिपेंड करता है आपको चार ऑप्शन में किस तरह की कैलकुलेशन से आंसर निकाल के दिया है। क्लियर? तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है यहां तक। क्लियर है? तो मोल को एक एक लाइन को आप ढंग से समझिएगा, क्योंकि मोल सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है। क्लियर? सबसे कंफ्यूजिंग भी है और सबसे अच्छा भी है अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा सा आप इसको ढंग से समझना, क्योंकि केमिस्ट्री वाले 11 12 सब पास करने के बाद भी मोल कॉन्सेप्ट से भागते हैं, क्योंकि इससे थोड़े से क्वेश्चन जो बनते हैं वो टफ बनते हैं। हालांकि अपने को इतने लेवल की बातें नहीं पूछी जाती, हमें तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट स्टिल आपको मोल के बारे में ये कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। हालांकि मैं 0 से लेकर के काफी अच्छे हाई लेवल तक के आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इस मोल को निकालने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। तो मेन 3 बेसिक सूत्र हैं जिससे हम लोग मोल के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए क्या क्या है वो। तो जो सूत्र हैं, फॉर्मूलेज हैं इसको निकालने के, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें केवल ये 3 फॉर्मूलेज है, इसी पर ये पूरे कॉन्सेप्ट चलते हैं। देखिए कैसे। पहला, मोल निकालने का एक सबसे ज्यादा जो काम आने वाला फॉर्मूला वो है क्या, कि कोई भी पदार्थ दे रखा है उसका ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार, और अगर अणु दे रखा है तो या करके क्या लिख सकते हैं, अणु भार। अणु है तो उसका अणु भार लिख देंगे, यानी ये है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट और ये मोलिकुलर वेट। तो अगर परमाणु दे रखा है तो नीचे परमाणु भार आएगा, और अणु दे रखा है तो अणु भार आएगा। और परमाणु और अणु क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अकेला नाइट्रोजन की बात करें तो N क्या है, परमाणु, तो N का परमाणु भार आएगा। और अगर वो बोलता है नाइट्रोजन गैस मतलब N2 की बात कर रहा है, अणु की बात कर रहा है, तो अणु का भार आएगा। क्लियर? तो वो कितना होता है, वो होता है 28। अकेले नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। तो नाइट्रोजन एटम बोलेगा तो एटम का मास आएगा या एटॉमिक वेट आएगा, परमाणु भार आएगा नाइट्रोजन, परमाणु का भार 14। और नाइट्रोजन गैस बोलेगा, नाइट्रोजन अणु बोलेगा तो N2, तो N2 का 14 इंटू 2 28 आएगा। बात समझ में आ गई? तो जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यूज करना है। ये तो हुआ इसका पहला फॉर्मूला। बहुत बार काम में आएगा ये, ऑलमोस्ट जगह सब जगह ये काम आएगा। दूसरा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको दे रखे हैं तो आपको कैसे सोल्व करना है। तो मोल इक्वल्स टू कणों की संख्या चाहे वो परमाणु हो
चाहे वो आयन हो एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो कणों की संख्या अपॉन Na, तो जो भी कणों की संख्या दे रखी है उसमें आपको Na का भाग देना है। Na का मतलब मैंने बता दिया, अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका यूज करना है आपको जब आपको पार्टिकल्स के बारे में पूछा जाए या पार्टिकल्स गिवन हो। ठीक, दो बेसिक फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला होता है फॉर गैसेस। गैस के लिए ये फॉर्मूला काम आता है, गैस के लिए। तो अगर आपको कोई गैस का आयतन दे रखा है, तो जो भी गैस का आयतन दे रखा है, गैस का आयतन, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगता है जब बात हो एसटीपी की। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, तो हम लोग गैस का जो ताप, गैस का जो आयतन होता है, डिवाइड बाय करेंगे 20.4 लीटर। तो अगर किसी भी गैस का आयतन दे रखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, मानक ताप और दाब पर, तो उसमें अगर आपने 22.4 लीटर का भाग दे दिया तो आपको उस गैस के मोलों की संख्या मिल जाएगी। क्लियर है? पर ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला लगता है फॉर गैसेस 8 एसटीपी, जब बात एसटीपी पर हो। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हो। तो जब बात स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेस की होगी तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अदरवाइज जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बेस पर डिपेंड करता है कि हमें इनमें से किस फॉर्मूले का यूज करना है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला है ही नहीं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। अगर आपको ये 3 फॉर्मूलेज अच्छे से पता है, इनको अप्लाई करना आता है, तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस इससे सोल्व कर लेंगे। क्लियर? इसको एक बार कॉपी कर ले पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछे जाते हैं और इसका यूज हमें किस तरह से करना है। यही है जो कुछ है इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलेज। इन फॉर्मूलेज पे कमांड होनी चाहिए। अगर इन फॉर्मूलेज पे कमांड है तो हम लोग सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक। अब देखिए, इस फॉर्मूले को देखने का नजरिया और कैसे हो सकता है, इसको हम लोग और कैसे देख सकते हैं। देखिए, आपने लिखा था फॉर्मूला कि मोल इक्वल टू क्या लिखा था, ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार या अणुभार। यही फॉर्मूला हमने लिखा था, ये बेसिक फॉर्मूला हमने एक लिखा था। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को देखने का देखिए नजरिया क्या क्या हो सकता है, हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। तो देखने के लिए आप इसको इस तरह से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ग्राम में भार, हमें निकालना है ग्राम में भार, तो अगर मैं ग्राम में भार निकालना चाहूं किसी भी पदार्थ का, ग्राम में भार निकालना चाहूं, तो आप दिमाग लगा के बताइए क्या लिख सकता हूं। ग्राम में भार निकालना है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है कि मोल इंटू परमाणु भार या अणु भार, यही होगा फॉर्मूला। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोल इंटू परमाणु भार या अणु दे रखा है तो अणु भार, यही होगा। ये बेसिक सी बात है जो हमको समझ में आ गई। ठीक, तो पदार्थ का ग्राम में भार निकालना हो तो जो भी मोल गिवन है उसको परमाणु भार या अणु भार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पदार्थ का ग्राम में भार मिल जाएगा। सबसे बेसिक बात।
ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से बात करते हैं हम लोग कि सर मुझे ग्राम में भार जो निकालना है, मुझे ग्राम में जो भार निकालना है, ग्राम में जो भार निकालना है वो निकालना है किसका? एक मोल पदार्थ का। कितने पदार्थ का? एक मोल पदार्थ का। यानी मैंने पदार्थ की मात्रा फिक्स कर दी कि यार मुझे एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार बताओ कितना होगा। तो मोल की वैल्यू एक मोल हो गई, तो एक मोल पदार्थ के लिए ग्राम में भार कैसे निकालेंगे? मोल इंटू परमाणु भार या अणुभार। मोल की वैल्यू 1 है, तो ग्राम में भार कितना आया? 1 इंटू परमाणु भार या अणुभार। यही तो आया। इसको और लिख देते हैं एक बार और कि सर पदार्थ का ग्राम में भार कितना आया? 1 इंटू परमाणु भार या अणुभार। ठीक है, तो मोल की वैल्यू 1 दे दी, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हो 1 इंटू परमाणु भार या अणुभार। तो ये 1 किसके लिए था? 1 मोल के लिए था। तो अब मैं बोलूं कि एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार कितना होता है? एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार, मोल इंटू उसका परमाणु भार के बराबर। तो मोल की वैल्यू 1 दे दी, तो मतलब परमाणु भार या अणुभार के बराबर होता है। तो अगर मैं आपसे यहां से ये पूछूं कि इस एक को अगर नहीं भी लिखें तो एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार किसके बराबर आएगा? परमाणु भार या अणुभार के बराबर आता है। क्लियर? तो यही हम लोग एग्जैक्टली बोलना चाह रहे हैं कि नोट आपके सामने जो ध्यान रहेगा वो क्या ध्यान रहना चाहिए? क्या? कि एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार किसके बराबर होता है? उसके परमाणु भार या अणुभार के बराबर होता है। भार उसके परमाणु भार या अणुभार के बराबर होता है। क्लियर? तो आपको यहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये मिल गया कि सर मोल की वैल्यू 1 रख दी तो किसी भी पदार्थ का ग्राम में भार किसके बराबर आता है? परमाणु भार या अणुभार के बराबर आता है। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि ये जो पेन है ये कितना है? 1 मोल है, तो 1 मोल पेन का भार कितना होगा? तो इसका जो परमाणु भार या अणुभार होगा उतना ही इसका क्या होगा? ग्राम में भार होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 1 मोल पदार्थ का ग्राम में भार उसके परमाणु भार या अणुभार के बराबर आता है। ये कैसे यूज आएंगे अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे समझ में आएगी कि अगर आपके पास मालूम पड़ गया कि 1 मोल कोई सा भी पदार्थ है तो उसका भार कितना है। जैसे सपोज मैं 1 मोल पदार्थ हूं तो मेरा भार कितना होगा? तो मेरे परमाणु भार या अणुभार के बराबर होगा। जितना भी मेरे परमाणु का भार है या अणुभार है उसके बराबर होगा। जैसे मैं बोलूं 1 मोल नाइट्रोजन का भार, 1 मोल नाइट्रोजन का ग्राम में भार कितना होगा? उसके परमाणु भार के बराबर होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु भार, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है 14। तो 1 मोल अगर नाइट्रोजन है आपके पास तो 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होगा, 14 ग्राम होगा। बात समझ में आ गई? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगी। एक बार इसको देख ले, कॉपी कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट ये है नोट नंबर 1, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं, इसी दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपके पास था मोल का, मोल बराबर क्या था फॉर्मूला आपके पास था? पार्टिकल्स की संख्या, कणों की संख्या अपॉन Na। कि आपके पास कितने भी पार्टिकल्स हो उसमें अगर Na का डिवाइड कर दोगे तो आपको मोलों की संख्या मिल जाएगी। अब सिमिलर इसको दूसरा देखने का तरीका क्या हो सकता है कि अगर मुझे कणों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे? कणों की संख्या, पार्टिकल्स की संख्या निकालनी है, तो सेम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट।
कणों की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल इंटू उसका Na। तो जितना मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से, तो आपको क्या मिल जाएगी, कणों की संख्या मिल जाएगी। अब सेम कॉन्सेप्ट कि मुझे तो सर किसके लिए निकालना है, एक मोल के लिए निकालना है। एक मोल के अंदर कणों की संख्या निकालनी है, तो अगर एक मोल पदार्थ है तो कणों की संख्या किसके बराबर आ रही है, Na के बराबर ही तो आ रही है। 1 इंटू Na मतलब Na के बराबर ही तो आएगी। तो यही तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यही तो नेक्स्ट नोट है। क्या है नेक्स्ट नोट, कि एक मोल पदार्थ में, अब एक मोल पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, में कणों की संख्या, अब कणों की संख्या में बता सका था आपको क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। परमाणु आयन की संख्या कितनी होती है, Na, और Na का मतलब बताया जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो ये तो हमने पहले डेफिनेशन में देखा था कि सर ये एक मोल पदार्थ है, एक मोल चौक है, तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे, तो एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, कितने होंगे, Na। तो इसके अंदर Na पार्टिकल्स है, इसको तोड़ोगे तो Na पार्टिकल्स निकलेंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने कण निकल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और इसको देखने का तरीका भी अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर है। इस तरह से ही आप लोग तीसरे कॉन्सेप्ट को भी देखो, तीसरे कॉन्सेप्ट के अंदर आपको क्या बात समझ में आएगी। तीसरा ऐसे कैसे फॉर्मूला देखा था आपने कि मोल को निकालने का आपको पास एक फॉर्मूला था कि अगर गैस दे रखी हो तो गैस का आयतन, गैस का आयतन, लेकिन ये किस पे लग रहा था, एसटीपी पर, अपॉन कितना लीटर, 22.4 लीटर। तो गैस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो इसी को देखने का दूसरा तरीका देखिए कि अगर मुझे गैस का आयतन निकालना है, मुझे निकालना है गैस का आयतन, तो गैस का आयतन निकालना है तो गैस का आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेकिन किस पे, ये गैस का आयतन एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। एसटीपी पर, तो गैस का आयतन निकालना है तो क्या होगा, मोल इंटू 22.4, तो जितने भी मोल हैं उसके इंटू 22.4 लीटर से आप उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, किसी भी गैस का आयतन मिल जाएगा। तो वही बात सेम यहां भी वही कॉन्सेप्ट रिपीट करें कि सर अगर मुझे एक मोल गैस के लिए निकालना है, एक मोल गैस के लिए आयतन निकालना है तो कितना होगा, तो एक मोल गैस का आयतन एसटीपी पर कितना होता है, 1 इंटू 22.4 मतलब 22.4 लीटर होता है। तो ये नेक्स्ट नोट जो आपको ध्यान रखना है, क्या, कि एक मोल गैस का एसटीपी पर आयतन, एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। क्लियर है, तो आई थिंक आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि अगर मैंने बोल दिया ये एक मोल पदार्थ है तो इसका भार कितना होगा, इसके परमाणु भार या अणुभार के बराबर होगा। ये अगर एक मोल पदार्थ है तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे, Na पार्टिकल होंगे। और यहां अगर एक मोल गैस है तो इसका एसटीपी आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। तो एक मोल के लिए आपको बेसिक बातें समझ में आ गई कि एक मोल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है। क्लियर, कॉपी करें इसको, क्लियर, तो यहां तक की बात लिख ली होगी। अब मैं इसको पूरे को एक साथ कंक्लूड करके लिख देता हूं, समराइज करके लिख देता हूं कि इसका पूरे का कंक्लूजन क्या समझना है। देखिए पूरे का सार आपके पास ये आया कि ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास एक मोल पदार्थ, एक मोल पदार्थ। तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई, एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार, एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार जो आएगा वो तो कितना आएगा, उसके परमाणु भार
या अणुभार के बराबर। तो एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार उसके परमाणु भार या अणुभार के बराबर होगा, यानी उस पदार्थ का जो परमाणु भार होगा या उसका अणुभार होगा वही उसका एक मोल पदार्थ का भार भी होगा। ठीक है, एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या, पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी सर? तो एक मोल दे रखा है तो उसमें पार्टिकल की संख्या हमेशा और हमेशा कितनी होगी? Na। Na का मतलब कितनी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होगी। क्लियर? और लास्ट में कि सर एक मोल गैस का एसटीपी पर आयतन कितना होगा? कितना होगा सर एक मोल गैस है तो 22.4 लीटर होगा। आंखें बंद करके आपको ये तीन बातें याद रखनी है। ये इस पूरे का कंक्लूजन हो गया जो अब तक आपने पढ़ा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ढंग से सुन रहे हैं तो मोल आपको सबसे इजी लगेगा, क्योंकि समझने वालों के लिए सबसे बढ़िया टॉपिक है, नहीं समझने वालों के लिए सबसे टफ टॉपिक है जो केवल रटते हैं। और बिलीव में आप एक एक टॉपिक मेरे साथ साथ ढंग से सुने, समझे और साथ में पढ़े, कभी जिंदगी में आपको इस केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी इस एग्जाम के अंदर। क्लियर? तो आई थिंक ये तीन बातें आपको बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझ में आ गई कि सर मोल का मतलब एग्जैक्टली ये है, या मोल में आपको एग्जैक्टली इन तीन बातों पे कमांड करनी है। इसी पर सारे क्वेश्चंस घूमते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन कर लो। और मैं आपको आपके एग्जाम से वैसे भी 2 लेवल 3 लेवल ऊपर पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की बात करेंगे। बट पहले बेसिक को समझे, तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी, रटनी पड़ेगी, और रटना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये तीन चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर आई थिंक आपको, इसको अच्छे से देख ले। फिर अब हम लोग इसके ऊपर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि इनका यूज कैसे करना है। ये इतनी देर से अपन यही चीज बार बार में क्यों गा रहे हैं, क्योंकि पूरा मोल कॉन्सेप्ट ही यही है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो यहां तक की बात कॉपी कर ली, आगे समझते हैं हम लोग। अब कुछ बातें और आपको इसके साथ ध्यान रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण जो पदार्थ हैं उनके भार अपने को निकालने आने चाहिए। हालांकि बाहर निकालना अपने को आता है, बट फिर भी स्टिल डायरेक्ट भी याद है तो भी बेस्ट है, क्योंकि वो बार बार में काम आएंगे। जैसे कौन सा? H2SO4, दूसरा HNO3, तीसरा NaOH, क्लियर? चौथा CH4 मीथेन, पांचवा नाइट्रोजन, छठा N2, सातवां CH3OH। अगर आपको ये 2-3 सोल्व करने आते हैं तो आपको इजीली ये याद भी रह जाएंगे, और नहीं भी याद रहे तो आपको सोल्व करने का तरीका समझ में आ जाएगा कि इनके पदार्थों के जो अणुभार है वो किस तरह से निकालने हैं। क्योंकि अब ये सब मॉलिक्यूल है, सब अणु हैं, तो अब जो निकाल रहे हैं ये इनके क्या है? अणुभार है, मोलिकुलर वेट है। ठीक है? अगर परमाणु है तो परमाणु का परमाणु भार होता है, और अगर अणु है तो उसका अणुभार होता है। तो ये अब हम लोगों ने अणु लिखे हैं, ये सारे अणु हैं, अकेला ये है परमाणु, तो इस परमाणु का तो परमाणु भार आ जाएगा, और ये सब अणु हैं तो इनके अणुभार आ जाएंगे। और जहां तक मैं आशा करता हूं आपको परमाणु और अणु में डिफरेंस अभी भी याद होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था। सिंगल है तो परमाणु है, एक से ज्यादा है तो अणु है। तो अकेला अभी नाइट्रोजन ही यहाँ पे मैंने परमाणु लिखा है, बाकी सारे क्या लिखे? अणु। तो इन सब अणुओं के तो आप क्या लिखोगे? अणुभार लिखोगे, और इस परमाणु का क्या लिखोगे? परमाणु भार लिखोगे। वो अब हमको कैसे निकालना है देख लीजिए फटाफट सोल्व करके। तो इसका अणुभार निकालना है तो सबकी वैल्यू रखो। एक हाइड्रोजन का कितना होता है भार? एक बता रखा है। 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2, यानी ओवरऑल 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया टोटल। सल्फर का लिखेंगे, सल्फर का कितना होता है? 32, 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16। तो एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 64, 64। तो 64 प्लस 32 प्लस 2 कितना आ जाएगा ओवरऑल? ये आ जाएगा 98।
क्लियर? तो आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि सर H2SO4 का अणुभार 98 होता है। ठीक, HNO3 का निकालते हैं। HNO3 का सोल्व करें फटाफट से। एक हाइड्रोजन का कितना 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16, 16 इंटू 3 48। ठीक है, तो ये कितना हो गया 48, 49, 49 और 10 59 और 4 63। क्लियर? फिर नेक्स्ट NaOH, NaOH का सोल्व करते हैं। NaOH, Na का कितना होता है 23 बता रखा है आपको, Na का याद रखना था। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ध्यान रखना ये हम इनके एटॉमिक मास लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो 23 10 33 और 33 और 6 39 और 1 40। तो NaOH का आपको डायरेक्ट याद रखना है 40 होता है, नहीं तो आपको सोल्व करना आ गया। फिर नेक्स्ट CH4 का याद रखिए, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 और 4 हाइड्रोजन का इंटू 4, तो 16 हो गया ये। क्लियर है इतनी बात? तो आई थिंक ये सारी कहानी आपको यहां तक की क्लियर है। फटाफट आप आगे का इन तीनों का आपको खुद को सोल्व करना है। कोशिश करें पॉज करके आप फटाफट से इसको सोल्व कर सके। N नाइट्रोजन का तो आपको डायरेक्ट याद है, परमाणु है तो परमाणु बाहर आएगा कितना 14। N2 का एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 का 14 इंटू 2 28। CH3OH का, CH3OH को क्या कहते हैं मिथाइल एल्कोहल कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल, जिसको हिंदी में मेथिल एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, मिथेनॉल भी कहते हैं, IUPAC नाम मेथेनॉल, जिसको आप कहते हो मेथेनॉल, जिसको पीने से अंधापन भी आ जाता है बहुत बार। तो CH3OH का सोल्व करते हैं। कार्बन का कितना 12, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 1 का 1 3 का 3 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना आएगा ये 12 और 3 15, 15 15 30, 30 2 32, 32। तो आई थिंक आपको ये सारे एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या फिर आप कह सकते हैं मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट किस तरह से निकालने हैं आपको पता है। आपको 1 से 20 तक के एलिमेंट भी लिखा रखें, और नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी इनको याद रख सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। क्लियर है? तो आई थिंक ये सारी बात आपको समझ में आ गई कि मोल कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए इन बेसिक बातों का आपको यूज लेना पड़ेगा। अब आपको यहां से एक बात और समझ में आएगी कि आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। H2SO4 बार बार काम आता है तो 98 याद रख लेना है आपको इसका। NaOH बार बार काम आता है 40 याद रखना है आपको। मीथेन काम आता है 16 याद रखना है। ये काम आता है 28, नाइट्रोजन आता है 14, मेथिल एल्कोहल आता है तो 32। क्लियर? अब देखते हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु में मोल की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, आपको पूछा गया है मोल की संख्या पूछी है। अब जब भी क्वेश्चन दिया जाए मोल की संख्या, तो मोल की संख्या निकालनी है सबसे पहली बात। तो मोल की संख्या निकालने के तो सर हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो क्वेश्चन खुद बोलेगा, अगर आपको ढंग से समझ में बात आ रही है तो मोल की संख्या निकालने का सर हमारे पास 3 फॉर्मूला था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले फॉर्मूले में ग्राम में भार अपन अणुभार था, तो ग्राम में भार है क्या यहाँ पे? हाँ सर, ग्राम में भार दे रखा है, तो ऑब्वियस बात है पहला लगेगा। दूसरा अगर यूज करना चाहते तो वहां कणों की संख्या देनी होती, कणों की संख्या नहीं है। और तीसरा अगर आपको यूज करना है तो वहां पे तो सर गैस का आयतन होता है, तो यहाँ पे गैस का आयतन नहीं है। देखिए, आपको 14 ग्राम नाइट्रोजन में मोल निकालने हैं,
तो ग्राम में निकालने, तो ग्राम के लिए तो ग्राम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला यूज क्यों नहीं कर सकते सर? इसमें कणों की संख्या है, कणों की संख्या आपको दी नहीं है, और इसमें सर गैस का आयतन है, गैस का आयतन भी नहीं दे रखा, तो ये दोनों यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? पहला यूज करेंगे। बस मेन कॉन्सेप्ट यही है। आपको अगर ये समझ में आ जाए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद सबसे इजी है। तो ग्राम वाला फॉर्मूला यूज करें, तो मोल बराबर ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार या अणुभार। अब यहां देखो परमाणु भार आएगा, अणुभार आएगा। ये क्या है? नाइट्रोजन परमाणु, तो कौन सा भार आएगा? परमाणु भार आएगा। आंसर सोल्व करो। ग्राम में भार कितना दे रखा है? 14 ग्राम। परमाणु भार कितना है? ठीक है, परमाणु भार कितना है इसका? परमाणु भार कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु भार भी होता है 14, 14 होता है, तो ये कितना आया? 1 मोल। तो आपको मिल गया कि 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या कितनी होगी? 1 मोल होगी। सबसे इजी है, अगर आप ढंग से समझ रहे हैं तो 1% गलत होने की संभावना नहीं है। क्लियर? ठीक है, दूसरा आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, फटाफट सोल्व करते हैं। ठीक है, मोल, तो पहले तो चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए सर। 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस, गैस नाइट्रोजन गैस का मतलब अणु की बात हो रही है, में मोल की संख्या ज्ञात करनी। तो मोल के लिए वही वापस 3 फॉर्मूले। कौन सा यूज करेंगे सर? ग्राम दे रखा है, तो ग्राम के लिए तो पहला वाला ही फॉर्मूला यूज होता है। करो, तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ग्राम में भार अपन परमाणु भार। तो ग्राम में भार, ग्राम में भार अपॉन, अब परमाणु भार या अणुभार क्या आएगा यहाँ पे? तो अणु दे रखा है, तो अणु के लिए अणुभार लिखेंगे। तो कितना हो गया? 14। अणुभार, नाइट्रोजन गैस का अणुभार अभी आपको बताया था, 14 × 2 28, तो 28। तो कितने मोल हो गए? हाफ मोल, या बोल दो 0.5 मोल। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी बात यहां तक समझ में आ गई होगी। क्लियर? और बिलीव मी, आप अगर एक एक लाइन ढंग से सुन रहे हैं तो ये मेरी गारंटी है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा केमिस्ट्री का। बस जितना बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझें, अच्छे से सुने और वापस रिवाइज भी करें। क्लियर? ये 2 बातें क्लियर है, 2 क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ग्राम ऑक्सीजन में कणों की संख्या आपको निकालनी है। करो सोल्व, देखा सॉल्यूशन। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो देखिए, कणों की संख्या निकालनी है आपको। कणों की संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला था? फॉर्मूला नंबर 2। कणों की संख्या में फॉर्मूला नंबर 2। तो मोल निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए देखो क्या था? कणों की संख्या अपॉन क्या करना था? Na। ठीक, अब आपको निकालना क्या है? 8 ग्राम में कणों की संख्या निकालनी है। निकालना तो अपने कणों की संख्या है, यानी यही तो निकालना है, फॉर्मूला अपने पास यही है। तो कणों की संख्या निकालो भाई, कणों की संख्या सर, कणों की संख्या, पार्टिकल की संख्या। क्या फॉर्मूला बनेगा इससे? कणों की संख्या निकालना तो मोल इंटू Na बनेगा। ठीक है, तो मोल इंटू Na बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला सर आपके पास ये बन गया। इससे इस फॉर्मूले का यूज करो, कणों की संख्या निकल जाएगी। तो अब दिमाग लगाइए, इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए मोल चाहिए आपको। कणों की संख्या निकालनी तो मोल इंटू Na बनेगा फॉर्मूला। तो मोल की संख्या चाहिए, इंटू Na की वैल्यू पता ही है। तो सर हमको मोल तो पता ही नहीं है। तो अब आपको यहां पे समझ में आएगा कि सर सबसे पहले तो हम क्या निकालें? मोल निकालते हैं। ठीक है सर, सोल्व करते हैं पहले मोल। तो मोल निकालने के लिए देखो आपको दिया है यहाँ पे क्या? 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस। 8 ग्राम, ग्राम मतलब पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है क्या? ग्राम में भार, ग्राम में भार अपूर्ण ऑक्सीजन गैस है। गैस तो सर क्या है? परमाणु है, अणु है? गैस होती है O2, और O2 क्या होता है? अणु होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अणु का भार आएगा। बहुत तेजी से बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूं, आपको नहीं भी आता है, कुछ भी नहीं आता है, तब भी समझ में आ जाएगा। बस आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए। ठीक, तो ग्राम में भार, ग्राम में भार कितना दे दिया? 8। अणुभार, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होगा? एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16, और O2 का 16 × 2
32। तो कितने मोल हो गई ये 1/4 मोल। 1/4 मोल को 0.25 मोल लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है आपको क्या दे रखा है वहां पे, या 1/4 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मोल मिल गए सर। रखो मोल की वैल्यू। मोल की वैल्यू कितनी है 1/4 मोल इंटू Na। अब आंसर आपको किसी भी तरह से मिल सकता है। आंसर आपको ये भी मिल सकता है, आंसर कितना आ गया सर Na/4। आपको वहां पे ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, 4 ऑप्शन में। Na/4 की जगह आपको Na की वैल्यू भी रख के मिल सकती है। 6.022 को अप्रोक्स में वहां पे आप 6 ले सकते हो न्यूमेरिकल करते समय। 6 × 10⁻23/4 यानी कितना हो गया सर ये हो गया 3/2। और 3/2 कितना होता है डेट 1.5 × 10⁻23 इतने पार्टिकल्स हो गए। अब ये किसी भी फॉर्म में आपको आंसर दे सकता है। आपको वहां पे Na/4 भी मिल सकता है, आपको वहां पे 3/2 × 10⁻23 भी मिल सकता है 4 ऑप्शन में, आपको वहां पे 1.5 × 10⁻23 भी मिल सकता है। क्लियर? बेसिक यूज करना है, सबसे इजी पोर्शन है अगर आप समझने वाले हैं, अगर आप ढंग से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो। क्लियर? तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको कॉपी कर लें। क्लियर है? तो यहां तक की बात क्लियर है आपको? तो आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो मोल वाला, सबसे पहले आप मोल निकाल लो। मोल निकालते ही आपको सारी कहानी इजी हो जाएगी। मोल निकालने के लिए आपको सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। नहीं भी पूछे तब भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या निकाल लो, मोल। ये इस मोल के क्वेश्चंस को सोल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है। कुछ भी क्वेश्चन में पूछे, आप सबसे पहले मोल निकाल लो। मोल से क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई आपको। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में कणों की संख्या कितनी होती है। कणों की संख्या निकालनी है सर आपको। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 1 मोल होता तो 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती। अब देखो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, सिंपल सा, बिना पेन चलाए। ये ट्रिक, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट क्या है, चूंकि 1 मोल में आपको तो कणों की संख्या पता है ना। 1 मोल में कणों की संख्या आपको पता है, आपको चिल्ला चिल्ला के बता रखा है। 1 मोल में कणों की संख्या Na। 1 मोल में कणों की संख्या Na। 1 मोल पदार्थ का भार उसके ग्राम के भार या उसका परमाणु भार या उसके अणुभार के बराबर। 1 मोल गैस का आयतन हमेशा कितना 22.4 लीटर, चाहे कोई भी हो। तो 1 मोल में क्योंकि कणों की संख्या आपको पता है Na होती है, तो आपको कणों की संख्या निकालनी है। तो 1 मोल में कणों की संख्या Na है। अपने पास कितने मोल थे 1/4 मोल थे। तो 1/4 मोल में कितनी होगी 1/4 इंटू Na होगी। बस पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, यही तो आंसर है आपका 1/4 इंटू Na। ठीक है, यही तो था क्वेश्चन। अगर आपने दिमाग चलाया तो आपका बिना पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व हो गया कि सर 1 मोल में आपको पता है कणों की संख्या कितनी होती है Na, और 1/4 मोल में कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू Na। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। एक पेन 10 रुपए का आता है तो 10 पेन कितने का आएगा 10 इंटू 10 100 रुपए के आएंगे, खत्म बात। 1 मोल में कणों की संख्या Na, तो 1/4 मोल में कितनी 1/4 इंटू Na। क्लियर है? आई थिंक इससे इजी मोल नहीं समझ सकते आप। सबसे इजीएस्ट फॉर्म में समझा रहा हूं आपको, चाहे आपने कभी पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन निकालना है। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करना है। तो सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले तो मैं आपको बच्चों की तरह सोल्व कर देता हूं, फिर अपन शॉर्टकट यूज करेंगे। सॉल्यूशन क्या, मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए एसटीपी पर आयतन, गैस का आयतन, गैस का आयतन का तो अपने पास तीसरा फॉर्मूला ही है, तीसरे फॉर्मूले से गैस का आयतन निकलेगा। तो मोल निकालने के लिए क्या करना है, गैस का आयतन एसटीपी पर अपॉन कितना सर 22.4 लीटर। ठीक है, आपको
गैस का एसटीपी पर आयतन निकालना है, आयतन निकालना है। तो इस आयतन को सर्च फाइंड करना है। तो गैस का आयतन, फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, गैस का आयतन बराबर, गैस का आयतन निकालना है तो मोल इंटू 22.4 लीटर, मोल इंटू 22.4 लीटर। ठीक, अब बात वही आएगी, सर हमको मोल नहीं पता है यहाँ पे, तो बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, सबसे पहले मोल निकालने। तो मोल निकाल लेते हैं हम, मोल। तो ग्राम में दे रखा है पदार्थ, तो पहला वाला मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राम में भार अपॉन H2, परमाणु होता है अणु, अणु होता है H2, तो कौन सा भार आ जाएगा, अणु भार आ जाएगा। तो ग्राम में भार कितना 4 अपॉन H2, H2 का अणु भार, तो एक हाइड्रोजन का 1, H2 का 2, तो कितने मोल हो गए ये 2 मोल। तो ये समझ में आ गया आपको कितने मोल थे, आपके पास 2 मोल थे। क्लियर। तो मोल की वैल्यू मिल गई आपको 2 इंटू 22.4 लीटर। आंसर कितना हो गया 22.4 इंटू 2, 44.8 लीटर। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। देख लें इसको, फिर इसको सोल्व करने के बाद आप दिमाग में लगाएं सर शॉर्टकट क्या हो सकता था, सोचे, फिर मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट इसका क्या हो सकता है बेस्ट। क्लियर है। तो देखिए शॉर्टकट इसका क्या हो सकता है, वही सेम, आपको तो ये पता है, आपको तो ये बात पता है, क्या बात पता है कि सर 1 मोल अगर कोई गैस होती, 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन, एसटीपी पर आयतन ये 22.4 लीटर था सर, हमको ये पता है, हमको तो और कुछ नहीं पता, हमको तो ये बात 3 बातें बताई जो सर ने बताई है। कौन कौन सी 3 बातें, ये वाली 3 बातें, ये वाली 3 बातें जो इस पूरे का सार है कि सर 1 मोल पदार्थ है, तो 1 मोल पदार्थ में गैस है और उसका आयतन पूछा जाए तो 22.4 लीटर होगा। 1 मोल पदार्थ है उसमें कणों की संख्या पूछी जाए तो सर Na होगी, और 1 मोल पदार्थ है उसका ग्राम में भार पूछा जाए तो उसके परमाणु भार या अणुभार के बराबर होगी। हमको तो सर ये केवल 3 बात पता है और कुछ नहीं आता मोल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं को यूज करके पूरा मोल पढ़ सकते हो आप, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। तो 1 मोल गैस का एसटीपी आयतन सर 22.4 लीटर होता है। आपके पास कितने मोल थी, आपके पास तो सर 2 मोल गैस थी, तो चूंकि 1 मोल का 22.4 लीटर है, इसलिए 2 मोल का कितना होगा, तो 2 मोल का कितना होगा, जब 1 मोल का 22.4 है तो 2 मोल का कितना होगा, 2 इंटू 22.4, 44.8। यही तो निकाला है आपने आंसर 44.8। ये इसका शॉर्टकट हो गया बिना पेन चलाए। इतनी कैलकुलेशन हम वैसे ही कर सकते हैं कि 1 मोल गैस का एसटीपी आयतन जब 22.4 है तो 2 मोल का कितना होगा, 2 इंटू 22.4 हो जाएगा। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये थे सारे आज के क्वेश्चन। तो आशा करता हूं यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। बिलीव मी, इससे आप जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं आप सभी एग्जाम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। क्लियर। तो आपके लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी आपके इस कॉन्सेप्ट से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और हम लोग इसके 2 स्टेप ऊपर, 2 लेवल ऊपर क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो थोड़ा सा बहुत अच्छे एग्जाम्स के अंदर जो पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहां तक के लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था बेसिक लेवल जो आपको जानना जरूरी है जिस तरह के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, जो केवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो यहां तक की बात पढ़ लेगा, तब भी आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा लेवल और अच्छे एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर के लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इनको पढ़ें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।